Hello viewers, a warm welcome to everyone. At 360 Investing, we are going to cover a very important topic today, which is derivatives, futures and options. Largely known, करोड़ों के transactions हो रहे हैं दुनिया भर में और बहुत सारे लोग बहुत ही exponentially grow कर पा रहे हैं, पैसे बना पा रहे हैं futures and options को ट्रेड करके. इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इक्विटी मार्केट के लिए बाय करके सिर्फ पैसे बनाने की जरूरत नहीं है. आप अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी फ्यूचर्स ऑप्शंस यूज करके आप कोई भी मार्केट डायरेक्शन में पैसे बना सकते हो. लेकिन क्या हर कोई इतने आसानी से पैसे फ्यूचर्स ऑप्शन से बना पा रहा है? टू गिव यू अ स्टैट, मैक्सिमम पीपल लूजेस मनी इन स्टॉक मार्केट एंड मैं समझता हूं कि उसमें से भी मैक्सिमम परसेंटेज लोग फ्यूचर्स ऑप्शन में बड़ा पैसा लूज करते हैं. जब भी बड़े लॉस की बात आती है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा गवाया है. सो एक्चुअल में ये समझने की पहले जरूरत है कि क्या सभी लोग फ्यूचर ऑप्शन में पैसे तोड़ रहे हैं? क्या किसी का पैसा नहीं बन रहा है? वेल, टू लुक एट द एक्चुअल रियलिटी, बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम. तो अगर कोई पैसा गवा रहा है तो कोई पैसा बना रहा है, राइट? किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट है. तो अगर सारे ही लोग लॉस करते हैं तो प्रॉफिट कौन कर रहा है? They are professional, those who are making money through futures and options on a consistent basis. लेकिन उसके लिए उसको समझना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई एम श्योर आप लोगों को ऐसे कॉल्स आए होंगे, सर हेलो सर, आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है? सर आप निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे साथ में ट्रेड करके महीने का लाखों रुपए बना सकते हो. 10,000 15,000 छोटा सा मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके ऑप्शन में ट्रेड करके दिन का 5-10 हजार रुपए बना सकते हो. अगर ऐसे कॉल्स आप लोगों को आए हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो डेफिनेटली ये बहुत हद तक मैं समझता हूं इट इज नथिंग बट अ स्कैम. मैं किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग, और आज भी मुझे जो देख रहे हैं, शायद से आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जहां पर आपने किसी का रैंडम टिप्स या रैंडम बेसिस पे ट्रेड किया और आपने फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में बड़ा पैसा लूज किया है. टू फिक्स दैट, टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन दिस टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंस एंड आर्ट behind futures and options. So guys, basically futures and options से पहले हम थोड़ा एक स्टेप पीछे आते हैं और समझते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. बेसिकली इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं. डेरिवेटिव्स में 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स. बहुत ज्यादा मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आप गूगल भी कर सकते हो. मेन फोकस हमारा रहेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर. फॉरवर्ड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर जो दो पार्टी ओवर द टेबल, ओवर द काउंटर बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन वो चीजें आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं मिलती, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज. और यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर्स, आपके ब्रोकर्स, एक्सचेंज, ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसलिए यहाँ पर रिस्क, फ्रॉड का रिस्क बहुत कम है. आप लॉस कर जाते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट आपके साथ में जो फ्रॉड होना होता है वो नहीं होता है यहाँ पर, बिकॉज एक्सचेंज आर इन्वॉल्व और सेटलमेंट प्रोसेस भी बहुत इसका स्मूथ है. तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सबसे पहले आते हैं फ्यूचर्स पे. बेसिकली सो फ्यूचर्स में होता क्या है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो. बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी इट फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड. तो फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है. अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बायर्स और सेलर भी होंगे. कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेज करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा. तो जब दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल करता है तो वो लोग पार्टी इन्वॉल्व हो जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. आपने मान लो एक फ्यूचर्स बाय किया, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? एक्सचेंज आपको फ्री में तो नहीं देगा, तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा. ठीक है? सो मार्जिन कितना होता है? तो मान लो कि 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास मार्जिन पे आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. मतलब टू अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी आप 10 लाख का ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का ले लेते हो 20% मार्जिन देके. फेयर डील, अच्छा डील है, राइट? बिकॉज 10 लाख देने जाओगे ज्यादा कैपिटल लगेगा, राइट? सबके पास उतना कैपिटल होगा नहीं, तो आपको 10 लाख की चीज वैल्यू आपको 2 लाख रुपए में मिल जा रही है. अब यहां पर एक्सचेंज आपसे मार्जिन लेता है. क्यों लेता है? कल को अगर आप लॉस हो गया, आपके पोजीशन अलग चले गए, तो जो आपकी काउंटर पार्टी है जिसको प्रॉफिट हो रहा है, वो वहां पर पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे. ठीक है? इसको हम बोलते हैं, ये डेली बेसिस पे ऊपर नीचे भी होता है. जैसे आप मान लो आपने निफ्टी, रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 18,000 पे आपने बाय कर लिया. यहां पर आप निफ्टी 18,000 पे बाय करते हो और एक लॉट, क्योंकि ये फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहां पर लॉट में बाइंग होती है.
आप छुट्टा 4, 5, 10 शेयर्स इन्फोसिस रिलायंस के बाय नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ इक्विटी मार्केट। आप नॉर्मली इक्विटी में बाय करना चाहते हो 10 शेयर्स रिलायंस के, आईसीआईसीआई बैंक के, आप बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्यूचर्स में आते हो तो प्री डिसाइडेड लॉट साइज होता है जो एक्सचेंज खुद डिसाइड करता है। निफ्टी के केसेस में 50 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो आपको कितना करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आपको 50 करना पड़ेगी, ठीक है। तो 50 क्वांटिटी का एक लॉट आपने बाय कर लिया 18,000 पे निफ्टी, जैसा हमने बात किया, और निफ्टी आपने एक लॉट बाय कर लिया। मान लो अगले दिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चले जाता है, तो आपका 18,000 वाला 18,100 हो गया। सो नाउ 100 रुपीज जो आपका गेन है इनटू योर लॉट साइज विच इज 50, ये आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। दिस इज नथिंग बट योर M2M प्रॉफिट, इसको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट बोलते हैं। अभी तक आपने रियलाइज बुक नहीं किया है, ऊपर चले गया सिर्फ, जैसे शेयर्स का भाव हमने 100 रुपए में लिया 105 हो गया तो 5 रुपए प्रॉफिट, वैसे ये 5,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर निफ्टी नीचे आ गया 17,900 आ गया तो आपका 5,000 लॉस हो जाएगा, और ये लॉस आपके लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए आपके ट्रेडिंग लेजर में पैसे फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो वो डेली बेसिस पे एक्सचेंज रेगुलेट करता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट नीचे हो गया और आप माइनस में आ गए, -10,000 में आ गए, और वो -10,000 आपके लेजर में है ही नहीं कॉम्पनसेट करने के लिए, तो फिर आपको पेनल्टी लगती है, जो एक्सचेंज आपको पेनल्टी मारता है, ओके। सो दैट पेनल्टी विल वेरी। सो इनिशियली अगर आपका पेनल्टी इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अंदर है या 10% के अंदर है, तो बेसिकली आपको 0.5% लगेगा विच इज योर पेनल्टी, और अगर उसके ऊपर है तो 1% पेनल्टी लगेगी। ये आपको 3 दिन तक लगेगी अगर आप 3 दिन तक पैसे उतने भर के कॉम्पनसेट नहीं करते हो तो। उसके बाद में अगर 3 दिन से और ज्यादा आप एक्सटेंड करते हो तो फिर 5% पेनल्टी लगेगी। और अगर पूरे महीने में ऐसे 3 इंस्टेंसेस हुए जहां पर 3 इंसिडेंट्स में आपके पास में शॉर्टफॉल रह गया, मार्जिन आपके पास लेजर में बैलेंस नहीं है वो M2M को कवर करने के लिए जो लॉस में है, तो आपको 5% वापस से लगेगा। तो ये मार्जिन के शॉर्टफॉल्स और पेनल्टीज जानना बहुत जरूरी है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। मैं पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है ये सब चीजें। वो किसी एडवाइजर, किसी ऐसे जो कॉल्स करते हैं, सर आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, आप हमारे साथ में काम कीजिए, लाखों का प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग बेस में आपको एनकरेज करते हैं, आपको पुश करते हैं गलत ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड करने के लिए, आई थिंक वहां पर आपका बड़ा पैसा जाता है। सो कोई भी चीज करने से पहले आपको उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अगर आप देखोगे हमारे चैनल पे 360 इन्वेस्टिंग पे वी फॉलो अप्रोच ऑफ 360 डिग्री एनालिसिस। मैं ये मानता हूं हमारे रिसर्च में कि आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल, इकोनॉमिकली व्यूज, सब चीजों की नॉलेज जरूरी है होना अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसे बनाने हैं तो। सो दैट्स आवर होल हार्टेड अप्रोच फॉर यू गाइस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट हमने बाय किया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद में मैंने आपको M2M बताया और मैंने आपको शॉर्टफॉल हुआ तो मार्जिन के ऊपर पेनल्टी भी बता दिया। आप जब कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली इट विल हैव अ वैलिडिटी। जैसे आप घर का एग्रीमेंट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसकी एक वैलिडिटी होती है या नहीं होती? होती है ना, राइट। तो उसी तरीके से जो आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो एक्सचेंज के थ्रू, उसकी भी वैलिडिटी होती है। अब वो वैलिडिटी 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चूज कर रहे हो। सिंपल कर देता हूं इसको और। सो मान लो आपने करंट महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, आप चल रहे हो जनवरी मंथ में, एग्जांपल, तो जनवरी जो करंट मंथ का आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, इसको बोलते हैं नियर मंथ, बिकॉज नियर मंथ यही मंथ में एक्सपायरी है। अब अगर मान लो आप जनवरी में चल रहे हो और आपने फेब का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, तो आपको बोलते हैं नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया। और उसी तरीके से आप मार्च में कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, जिसको बोलते हैं फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, तो इसकी एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी कब होती है? कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो जब भी थर्सडे को आएगा, लास्ट महीने का लास्ट जो थर्सडे होगा, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर थर्सडे को छुट्टी आती है तो एक दिन पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला रहता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ये मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर दो और नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो।
हो सकता है ना, मान लो मैंने निफ्टी बाय कर लिया 18,000 पे, ठीक है, 18,000 से 18,200 चले गया, पूरे महीने में निफ्टी ने 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया, 18,200 चले गया, जनवरी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ओके। लेकिन मेरा टारगेट तो निफ्टी के ऊपर 18,500 है, तो मैं तो सोचूंगा अरे मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो गया, लेकिन मेरा टारगेट तो और ज्यादा है, आई स्टिल वांट टू कैरी फॉरवर्ड माय कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि एक्सपायरी से पहले पहले मैं अपना जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दूं, मतलब मैंने बाय किया था उसको सेल कर दूं, और फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूं। सिंपल, मेक सेंस? तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, फरवरी का हमने बाय कर लिया, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं रोल ओवर। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया है और सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन में पोजीशन लेके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया, इसको बोलते हैं रोल ओवर। अब उसके लिए बीच में प्रीमियम, थोड़ा रोल ओवर कॉस्ट लगता है बीच में, इसको बोलते हैं रोल ओवर कॉस्ट बिकॉज यू नीड टू गिव एट टाइम्स एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रोल ओवर, मतलब एक महीने का करंट मंथ का पोजीशन क्लोज करके नेक्स्ट मंथ में पोजीशन ओपन कर लिया। क्लियर? तो रोल ओवर का भी फंडा एकदम क्लियर हो गया आपका। और फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एट टाइम्स आप देखोगे, आप कैसे, मैंने उसको कैसे देखोगे, उसको अंडरलाइन वैल्यू के हिसाब से देखोगे, राइट। अंडरलाइन वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अंडरलाइन एसेट का जो वैल्यू होता है उसके बेसिस पे आप उसकी वैल्यू डिराइव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्लाई के लकड़ी का भाव, रॉ मटेरियल का जो लकड़ी का भाव है, अगर वो मार्केट में बढ़ जाता है तो क्या आपका फर्नीचर का भाव, कबर्ड का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट। अगर आपके मेटल इंडस्ट्री में मेटल्स के भाव बढ़ गए तो उसका जो मेटल का जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसका भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर दूध का भाव बढ़ा तो दही का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली यस। सो इससे क्या समझ में आता है कि जो अंडरलाइन एसेट है उसका अगर वैल्यू बढ़ता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू भी बढ़ेगा, बिकॉज डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो डेरिवेटिव किसके थ्रू चलेगा? अंडरलाइन एसेट के थ्रू चलेगा। तो आज अगर हम इन्फोसिस का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं तो इन्फोसिस कब ऊपर जाएगा? जब इन्फोसिस का एक्चुअल में इक्विटी में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो इन्फोसिस का कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर जाएगा। सिंपल। अब इसके बीच में आपको एक चीज समझना है, कभी कभी आपके स्पॉट मतलब जो आपका इक्विटी में भाव चल रहा है, कभी कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ये स्पॉट से प्रीमियम पे ट्रेड होगा, कभी कभी वो डिस्काउंट पे ट्रेड होगा। तो जब वो मान लो आपका इन्फोसिस चल रहा है 1300 रुपए पे और आपका फ्यूचर्स में इन्फोसिस चल रहा है 1305 रुपए पे, मतलब क्या 5 रुपया ऊपर चल रहा है फ्यूचर्स में, मतलब 5 रुपया प्रीमियम पे चल रहा है। अगर स्पॉट चल रहा है 1300 इन्फोसिस और फ्यूचर्स चल रहा है 1295, मतलब क्या 5 रुपया डिस्काउंट पे चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन डिस्काउंट। सिंपल। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कभी भी डेरिवेटिव्स में अंडरलाइन एसेट के हिसाब से उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव होती है, अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल आपने हर जगह देखा, सुना, समझा होगा। अब मैं उसको और आगे लेके जाता हूं। एक और चीज का जिसको आपको ध्यान देना है, दैट इज यू नीड टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड। एक्सपायरी से पहले पहले आपकी पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ कर लेनी है, क्लोज कर देना है कॉन्ट्रैक्ट को, ओपन नहीं छोड़ना है, बिकॉज देन यू विल बी एंटाइटल्ड टूवर्ड्स फिजिकल सेटलमेंट। और फिजिकल सेटलमेंट बहुत बड़ा क्वांटिटी का होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास शायद हो सकता है कि उतना पैसा ना हो, सो इट्स अ वेरी टीडियस अप्रोच। सो वो सब कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने से बेटर ये है कि हमेशा ही आपका एक्सपायरी से पहले आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया जाए। या तो आपको रोल ओवर करना है तो रोल ओवर कर लो, लेकिन ओपन मत छोड़ो एक्सपायरी तक अपना पोजीशन, ओके। एंड मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक अंदर से डर होता है मार्केट में, ट्रेड करें या ना करें, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा, फ्रॉड हो जाएगा। देखो लॉस प्रॉफिट वो अलग चीज़ है, बट आपको डेफिनेटली फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, एक्सचेंज रेगुलेटेड है, मार्जिन वगैरह दोनों एंड पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, आपका पूरा ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है, एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड टूवर्ड्स योर बैंक अकाउंट्स, सो देयर इज नो मिडिल मैन इन बिटवीन। तो हाँ, उसका आप टेंशन ना लीजिए। सो ये सब ऑर्गेनाइज है और बहुत सालों से किया जा रहा है। ऑब्वियसली दिस इज अ ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क बट एवरीवन इज फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपको वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेंशन ये लेना है, मतलब आपको सीखने पे फोकस करना है। पूरी एनर्जी हमारी जो आपकी है वो एनर्जी पूरी सीखने पे लगाओ कि राइट तरीका क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हाउ वी कैन मेक मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।
सो फ्यूचर्स मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस. अब ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले ये एक सिंपल सी चीज समझ लो. फ्यूचर्स में जो भी फीचर्स है, बिकॉज वो एक्सचेंज रेगुलेटेड है, ट्रेडेड है, वैसे ही ऑप्शंस में भी सेम फीचर्स और रेगुलेशंस है. कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन ऑप्शंस का काम करने का फ्रेमवर्क का तरीका अलग है. थोड़ा सा इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आज हम समझेंगे. उसको बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा. ओके, तो बेसिकली ऑप्शंस में दो चीजें होती है. ऑप्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट. एक होता है कॉल साइड, एक होता है पुट साइड. ठीक है, एक कॉल होता है, एक पुट कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब कॉल और पुट एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों को, कि लोगों को ऐसा लगता है, आई एम श्योर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी रिलेट करेंगे इस बात में. जैसे ही मैं बोलूंगा तो कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल. मतलब लोगों को ऐसा लगता है कॉल मतलब ऊपर, मतलब बाय करने का, कॉल मतलब बाय कर लेने का, और पुट मतलब सेल कर देने का. एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है. कॉल इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन. पुट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन. तो वो डायरेक्शन बता रहा है, कॉल डायरेक्शन बता रहा है, बाय सेल सिग्निफाई नहीं कर रहा है. कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश. कॉल मतलब बाय और सेल नहीं, कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश. आप लोग जो देख रहे हो वो नोट्स लेके लिखो वहां पर, बिकॉज फिर 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद आप फिर भूल जाओगे. इसलिए मुझे पता है, इफ यू आर सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस, मेक नोट्स राइट नाउ. तो ऑप्शंस में कॉल और पुट दो अलग अलग साइड है. कॉल मतलब बुलिश व्यू, पुट मतलब बेरिश व्यू. तो कॉल के अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, मतलब एक बायर और एक सेलर हो सकता है. उसी तरीके से पुट में भी एक बायर और एक सेलर हो सकता है. तो पहले हम एक साइड को पकड़ते हैं. कॉल बाय कौन करता है? आप बोलोगे सिंपल सी बात है, जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा. एग्जैक्टली व्हाट आई मीन इज, जिसका व्यू बुलिश है वो कॉल बाय कर रहा है. सिंपल है. तो इसका जो काउंटर पार्टी है जो कॉल सेल कर रहा है, बिकॉज कॉल, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं, समवन हैज टू सेल दैट कॉल, राइट. तो अगर मैं कॉल का बायर हूं, माय व्यू इज बुलिश, तो सेलर कौन है? और अगर वो सेलर है तो उसका व्यू क्या है? कॉल बायर का व्यू बुलिश है, तो कॉल सेलर का व्यू क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा. हमेशा ये बात ध्यान रखना. एक साइड का व्यू आप समझ लो, अगले साइड का आप अपोजिट कर देना. कॉल बायर का व्यू बुलिश है तो कॉल सेलर का व्यू क्या होगा? बेरिश. वैसे पुट बायर का व्यू क्या है? बेरिश है, तो पुट सेलर का व्यू क्या होगा? बुलिश. एग्जैक्टली यही होता है यहां पर, कि कॉल का मतलब अगर बुलिश व्यू है, बाय कोई कर रहा है कॉल, तो यहां पर आपको जो काउंटर पार्ट होगा वो सेल करेगा, कॉल को सेल कर देगा. तो जो कॉल को बाय कर रहा है उसका व्यू तो बुलिश हो गया, लेकिन जो कॉल को सेल कर रहा है उसका व्यू क्या होगा? बेरिश होगा. सिमिलरली पुट ऑप्शन में भी मैंने सेम चीज आपको बताई कि अगर पुट का बायर का व्यू बेरिश है तो दूसरे पार्टी का व्यू बुलिश हो जाएगा. अब ये बेरिश बुलिश तो हमें समझ में आ गया, बायर सेलर समझ में आ गया. अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे आते हैं कि भाई पैसे कैसे बनाऊंगा, लॉस प्रॉफिट कैसे होगा. तो उसके पीछे मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल, और सबको ऑलरेडी पता होगा. हम ऑलरेडी हमारी जीती जागती जिंदगी में ऑलरेडी ये सब चीज कर रहे हैं. आ जाते हैं, ऑप्शंस को साइड में रख दो, सिंपल से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस सुना है, किया होगा. गाड़ी चला रहे हो तो व्हीकल इंश्योरेंस किया होगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस किया होगा. तो व्हीकल इंश्योरेंस में आप करते क्या हो? आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, राइट. सो आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी को प्रीमियम पे कर रहे हो. किसके अगेंस्ट में पे कर रहे हो? वो कंपनी आपके लिए क्या कर रही है? आपका गाड़ी का डैमेज का रिस्क एश्योर कर रही है कि कल को अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ, 1 साल के फ्रेम में, 1 साल का इंश्योरेंस लेते हो आप, सो 1 साल के फ्रेम में अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ, सो कंपनी इज लायबल टू पे द लॉस. जो भी लॉस होगा, हो सकता है कि 3,000 5,000 के प्रीमियम के सामने आपको 50,000 का कॉम्पेंसेशन मिल जाए, हो सकता है ना. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? बीइंग अ बायर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, आप प्रीमियम पे कर रहे हो कंपनी को, और जो सेल कर रही है इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कंपनी, वो क्या कर रही है? आपका रिस्क मैनेज कर रही है, रिस्क आपको एश्योर करके दे रही है कि वो आपका कॉम्पेंसेशन भर के देगी. तो आपके लिए लॉस सिर्फ 3,000 है. लेकिन अगर इंश्योरेंस के हिसाब से नहीं हुआ और आपकी गाड़ी को कुछ, गॉड फॉरबिडन, कुछ हो गया, तो जो भी आपका जो लॉस होगा, डैमेज का जो भी खर्चा होगा, वो कंपनी हैज टू बेयर दैट, राइट. तो उनके लिए तो लॉस ज्यादा भी हो सकता है.
3,000 आपसे लिया, मालूम पड़ा आपको 30,000 का बिल उसको कॉम्पेंसेशन में देना पड़ा। सो यही होता है ऑप्शंस में भी, जो बायर होता है वो सिर्फ प्रीमियम पे करता है और सेलर जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरह प्रीमियम रिसीव करता है। ये एक फंडामेंटल रूल है, लिख के ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो मुझे एक बात बताओ, बायर इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा बनाता है, प्रॉफिट में रहता है, या इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी सेल कर रही है हम लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में रहती है? कौन प्रॉफिट में रहता है? बायर रहता है, इंश्योरेंस कंपनी? आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी, राइट। फिर भी आप देखोगे मैक्सिमम लोग कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है किस तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अनलिमिटेड लॉस है, जैसा हमने डिस्कस किया। बायर का लिमिटेड ही है ना, जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही लॉस है, लेकिन कंपनीज का तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी कंपनीज पैसा बना रही है, क्यों बना रही है? कभी सोचा है इस बारे में? उसका एक साइंस आपके साथ में शेयर करता हूं। सी, बहुत सिंपल, 3 चीज का प्रोबेबिलिटी है स्टॉक मार्केट में। कौन सी 3 चीज का प्रोबेबिलिटी? मुझे एक बात बताओ। या तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या तो स्टॉक उधर ही रहेगा, किधर भी नहीं जा रहा है, साइडवेज रहेगा, या तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी या तो ऊपर जाएगा, या तो उधर रहेगा, या तो नीचे आएगा, ठीक है। अब ये 3 प्रोबेबिलिटी के बीच में पैसा कोई ना कोई बना रहा है, कोई ना कोई लूज कर रहा है। तो अब बायर कब पैसा बनाएगा? इन तीनों में से बायर कब पैसा बनाएगा? बायर तभी पैसा बनाएगा जब उसको जैसा चाहिए था वैसा हुआ है मार्केट में। सिंपल सा बात है। आप ये चीज गार्ड बांध लो, ये चीज दोहराते रहो दिमाग में, 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं रियलिस्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो निफ्टी 18,000 पे है, आपने कॉल बाय कर लिया, मतलब आपका व्यू क्या था? बुलिश था। आपने क्या सोच के बाय किया? निफ्टी ऊपर जाने वाला है। व्यू बुलिश था तभी तो आपने कॉल बाय किया। आपने बाय किया 100 रुपया प्रीमियम देके 18,000 का कॉल, ठीक है। तो अगर आपने कॉल बाय कर लिया और आप ये चाहते हो कि निफ्टी ऊपर जाए, निफ्टी ऊपर गया, तो आप पैसे बनाओगे। अगर निफ्टी उधर ही रहा, 18,000 पे क्लोज हो गया, तो क्या आप पैसे बनाओगे? नहीं बनाओगे, क्योंकि आपका व्यू क्या था? निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, तो आप पैसे नहीं बनाओगे। अगर निफ्टी नीचे चले गया तो क्या आप पैसे बनाओगे? आप पैसे नहीं बनाओगे। तो आपने जैसे सोचा था निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर गया तो आप पैसे बनाओगे। तो आप कौन सी प्रोबेबिलिटी में पैसे बना रहे हो? सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी में। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ही पैसे बनाओगे। अगर निफ्टी साइडवेज रहा तो कौन पैसे बनाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसे बनाएगी। अगर निफ्टी नीचे चलेगा तो कौन पैसे बनाएगा? इंश्योरेंस कंपनी बना पाएगी। तो एज पर द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी दे हैव द हायर प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी, क्योंकि वो लोग 2 जगह पे पैसे बना रहे हैं। मूवमेंट नहीं आने पे भी पैसे बना रहे हैं और मूवमेंट नीचे गया तो भी पैसे बना रहे हैं। आप जब पैसे बनाओगे जब आपके हिसाब से चीजें हुई है, when you wanted the markets to go up and market has gone up, तब आप पैसे बनाओगे। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा और अंदर आते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने स्ट्राइक स्पॉट ये सब पहले ही नहीं बताया, बिकॉज उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो मेन मुद्दे से भटक जाओगे। अब मैं आपको मेन टॉपिक पे भी वापस आते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा है? सेलर हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी। बायर भी पैसे बनाते हैं, बट देन आप यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एट योर एनालिसिस, ठीक है। रिस्क और बाकी प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखते हुए हमें ये समझ में आ गया किसका अपर हैंड है, किसका नहीं है। बट देन अब हम नेक्स्ट चीज में आते हैं, कैसे ट्रेड करना है, क्या बाय करना है। तो बेसिकली देयर आर फ्यू थिंग्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। आपको पहले ध्यान देना है कि जो भी आपका निफ्टी चल रहा है या कोई स्टॉक का अंडरलाइंग वैल्यू जो चल रहा है उसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हो, मान लो निफ्टी 18,000 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, मतलब कॉल बाय कर लिया, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। पुट बाय कर लिया, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉल भी अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पुट भी अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहां पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि कैसे कॉल के अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेम स्ट्राइक, कॉल ऑप्शन में भी सेम स्ट्राइक अवेलेबल है, मतलब 18,000 में कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है, 18,000 का पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। 18,100 में भी अवेलेबल है, 18,200, 300, 400, 500, 17,500, 17,600, 17,700, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। तो आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो, आपको वो स्ट्राइक सेलेक्ट करके उसका जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा जस्ट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने फ्यूचर्स में बात किया था, व्हेन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू पे द मार्जिन अमाउंट, यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला ना कि उसके बहुत सारे फीचर्स सेम है। अब आपको मार्जिन पे करना है। व्हेन यू आर अ बायर यू विल पे मार्जिन। नाउ इंश्योरेंस कंपनी की तरह व्हेन यू आर अ सेलर, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया यू विल रिसीव द प्रीमियम। तो कौन रिसीव करेगा? जो सेलर है वो रिसीव करेगा प्रीमियम। उसको प्रीमियम कौन देगा? जो बायर है वही देगा। सिंपल है। एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू पार्टीज, वन अ बायर वन इज अ सेलर। तो बायर प्रीमियम पे करेगा, सेलर विल ऑलवेज रिसीव प्रीमियम। ये थंब रूल है, ठीक है। उसके लिए मार्जिन आपको लगती है, तो सेलर को हमेशा ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। सेलर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ज्यादा मार्जिन, इक्विवेलेंट 20-25% मार्जिन लगता है, राइट। जितना निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर लेने का लगता है उतना ही यहां पर भी लगता है मोटा मोटी। और यहां पर जो बायर है उसको प्रीमियम बहुत कम लगता है। मान लो 100 रुपए का प्रीमियम भरा और एक निफ्टी का लॉट ले लिया, तो उसको कितने 5,000 रुपए में एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, राइट। और निफ्टी 300, 400, 500 पॉइंट, जितना भी पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट के ऊपर जितना भी, बिकॉज 100 तो उसका मुद्दल है ना। आपने एक मान लो एक पेन, ठीक है, पेन आपने बनाया 30 रुपए पे, ठीक है, 30 रुपए में आपका कॉस्टिंग है और आपने बेच दिया 50 रुपए पे। तो पहला 30 रुपया तो आपका मुद्दल निकला, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया। तो वैसे ही बायर अगर 100 रुपए का प्रीमियम भर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो इनिशियल 100 रुपीज तो उसका सिर्फ लागत ही है। तो मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 200 हो गया तो क्या 200 रुपया उसका प्रॉफिट है? 100 रुपया तो उसका एक्चुअल वैल्यू है, तो जो ऊपर का 100 रुपया दैट इज हिज प्रॉफिट। सिंपल। तो आपका जो प्रीमियम जो आपने पे किया उसके ऊपर जितना जाएगा उतना आप पैसा बनाओगे बीइंग अ बायर। सेलर के लिए क्या प्रॉफिट है? 100 रुपया जितना आपसे प्रीमियम ले लिया सेलर ने, बायर से प्रीमियम ले लिया सेलर ने, वो पूरा उसका प्रॉफिट है। अब उसके ऊपर जितना भी गया उसको लॉस कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। तो अभी एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। मान लो सेलर 18,000 का निफ्टी मैंने सेल कर दिया 100 रुपीज के प्रीमियम में, मतलब जिसने सामने वाले ने मेरे को 100 रुपीज प्रीमियम दे दिया। तो अब मेरा ब्रेक इवन क्या आएगा? व्हाट इज द ब्रेक इवन? 18,100 तक जब तक निफ्टी नहीं जाता है दैट इज माई ब्रेक इवन। जैसे ही निफ्टी 18,100 तक गया, बिकॉज 100 रुपए का प्रीमियम तो मैं लेके बैठा हूं, 18,000 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल और उसके ऊपर मैंने 100 रुपए प्रीमियम ले लिए, तो 100 रुपया मेरे पास आ गया। तो मेरा ब्रेक इवन क्या आ गया? 18,000 मेरा स्पॉट प्राइस जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू है, स्ट्राइक प्लस 100 रुपीज प्रीमियम। ये मेरा स्ट्राइक प्लस प्रीमियम मेरा क्या होगा? ब्रेक इवन। तो 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी एक्सपायर होता है, मान लो 18,200 पे एक्सपायर होता है, तो 100 रुपया इज माई लॉस। वो 100 रुपए का मेरे को भर के देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? सो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशंस होते हैं अलग अलग। किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ थोड़े और एग्जाम्पल्स कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं अच्छे से, तो मैंने पूरी कोशिश की। आई एम श्योर आपको समझ में आना होगा। इन केस आपके पास में और कोई डाउट्स, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो प्लीज फील वेरी फ्री, राइट डाउन, हिट द कमेंट, और वहां पर कमेंट में आप डाल दीजिए। माय टीम विल गिव यू अ फीडबैक एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ पर अगर आप अभी तक वीडियो देख चुके हो, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। एंड दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। हम यहाँ पर चाहते हैं, विल लाइक टू एंड विल लव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट ऑन दिस चैनल। स्पेशली मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको पेड कोर्सेज में, बड़े बड़े कोर्सेज में आपको जो पैसे भर के जो नॉलेज मिल रही है, वो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे देने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज माई कमिटमेंट टूवर्ड्स माई व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ में। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।